नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार के द्वितीय अंश के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने नौका विहार का प्रथम अंश पढ़ा था। उसी क्रम में नौका विहार के द्वितीय अंश का हम अध्ययन करेंगे। नौका विहार कविता में कवि पंत ने प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम वर्णन करते हुए रात्रिकालीन समय में गंगा नदी में नौका विहार का आकर्षक चित्रण किया है। यहाँ कवि गंगा नदी में रात्रिकालीन समय में नौका विहार के अनुपम सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखते हैं, नौका से उड़ती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के और शोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, जो तित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कसों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धासा रुक रुक। कवि नौका विहार के अंतर्गत रात्रिकालीन समय का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि जब नाव के चलने से जल की धारा में हिलोर उठती थी तो ऐसा लगता था कि मानो आकाश के दोनों किनारे हिलने लगे। नौका से उड़ती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के और शोर। रात्रिकालीन समय में जब नाव के चलने से जल की धारा में हिलोर उठती थी, तरंगे उठती थी, तो ऐसा लगता था कि मानो आकाश के दोनों कोने हिलने लगे हो, अर्थात लहरों के कारण नाव हिलती थी तो उसमें सवार कवि को आकाश के हिल जाने का आभास होता था। कवि को ये लगता था कि आकाश है वो हिल रहा है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। रात्रि में आकाश में चमकने वाले तारे अपने विस्तारित किए हुए नेत्रों से अर्थात खुली आंखों से मानो कुछ खोज रहे थे और अपनी चमक से आकाश के मध्य भाग को प्रकाशित कर रहे थे, आकाश के मध्य भाग को आलोकित कर रहे थे। जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। कवि कहता है कि उन तारे रूपी द्वीपों को, उन तारे रूपी छोटे द्वीपों को अपने चंचल अंचल की ओट में किए निरंतर बनने और टूटने वाली लहरें क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही थी। हर क्षण है वो परिवर्तित हो रही थी। और कवि आगे कह रहा है कि सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो जल। कवि पंत यहाँ चित्रण करते हैं कि आकाश में शुक्र तारा चमक रहा था, उसकी सुंदर छवि गंगा की जलधारा में झिलमिल रूप में तैरती हुई बड़ी आकर्षक लग रही थी। मानो उस समय निशा रूपी नायिका रूप हले बालों से
अपने चेहरे को ओझल कर रही थी। इस कारण उसने लहरों का घूंघट धारण कर दिया था। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में ओझल, मानो उस समय निशा रूपी नायिका रूपहले बालों से अपने चेहरे को ओझल कर रही थी। आगे कह रहे हैं, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। इस कारण उसने लहरों का घूंघट धारण कर रखा था और दसवीं तिथि का चंद्रमा, दसवीं के चंद्रमा रूपी मुख को कुछ तिरछा करके इस प्रदर्शित कर रही थी, मानो कोई मुग्धा नायिका जैसे रुक रुक करके दृष्टिपात कर रही हो। कहने का भाव यह है कि रात्रि में गंगा के प्रवाह में चंद्रमा का बिंब तिरछा पड़ने से दसवीं के चांद की आकृति जैसा लग रहा था और वह मुग्धा नायिका का टेढ़ा किया गया मुख जैसा आभासित होता था। यहाँ कवि ने रात्रि के प्राकृतिक वातावरण का छायावादी भाव शैली में चित्रण किया है। कवि की कल्पना देखने योग्य है। प्रकृति के पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप है, इस कारण से मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार भी है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है और कवि नौका विहार का वर्णन कवि ने आकर्षक रूप में किया है। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ धीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखी सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल माँ के उर पर शिशुसा, समीम सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीम, वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, छाया की कोकी को विलोक। कोक चक्रवाक पक्षी और कोकी चकवी, चकवा और चकवी का उल्लेख अंत में कवि कह रहा है। यहाँ नौका विहार में रात्रिकालीन समय का चित्रण करते हुए कवि पंत लिखते हैं कि नौका है वो कहाँ पहुँच गई है। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कवि पंत लिखते हैं कि उनकी छोटी सी ये नाव गंगा नदी की बिल्कुल मध्य धारा में पहुंच गई है। गंगा नदी की धारा के मध्य में पहुंची और उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ किनारा अदृश्य हो गया। छिप गया चांदनी का कगार, उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ किनारा, कगार, कगार यानी किनारा, छिप गया चांदनी का कगार, उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ किनारा अदृश्य हो गया, नजरों से ओझल हो गया। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। कवि पंत कहते हैं कि रात्रिकालीन समय में नौका विहार करते करते उनकी ये छोटी सी नाव गंगा नदी की धारा के बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच गई है और उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ किनारा अदृश्य हो गया था, छिप गया था, नजर नहीं आ रहा था। उस समय गंगा की धारा कुछ पतली व कोमल आकृति की लग रही थी और उसके दूरस्थ दोनों तट उसकी दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, मानो वे दोनों भुजाएं
आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हो। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। उस समय गंगा की धारा कुछ पतली व कोमल आकृति की लग रही थी और उसके दूर स्थित दोनों तट उसकी दो भुजाओं की तरह लग रहे थे और मानो वे दोनों बाहें आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हो। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रू रेख सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। बहुत ही दूर क्षितिज पर पेड़ पौधों की कतारें थी जो कि धरती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह है वो लग रही थी। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, बहुत ही दूर क्षितिज पर, विटप यानी पेड़ पौधे, बहुत ही दूर क्षितिज पर पेड़ पौधों की घनी कतारें थी जो कि धरती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह दिखाई दे रही थी। और रात्रि के समय भ्रू रेखी सी अराल यानी टेढ़ी मेढ़ी भौएं टेढ़ी मेढ़ी लकीर की तरह प्रतीत हो रही थी। अपलक नभ नील नयन विशाल, और रात्रि के समय नीला आकाश एक तक दृष्टिपात करने वाले विशाल नेत्र की तरह लग रहा था। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप यानी विपरीत उल्टा। जिस प्रकार माँ के पास में उसका नादान अबोध बालक शांत भाव से सोया हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से गंगा नदी की धारा के बीचों बीच मध्य भाग में एक छोटा सा द्वीप स्थित है जो निश्चल पड़ा हुआ है और वह नदी की तरंगों वाली धारा को अवरुद्ध कर विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहा था। अर्थात गंगा की धारा या प्रवाह के मध्य में जो एक द्वीप बन गया था वह गंगा के प्रवाह को रोक रहा था और रोकने के कारण गंगा की जलधारा विपरीत दिशा में बह रही थी। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। कवि पंत यहाँ चित्रण करते हैं कि जिस प्रकार माँ के हृदय के पास उसका अबोध नादान शिशु बालक शांत भाव से सोया रहता है, ठीक उसी प्रकार से गंगा नदी की धारा के बीच में, गंगा नदी की धारा के मध्य में भाग में एक छोटा सा द्वीप जो निश्चल पड़ा हुआ था, शांत पड़ा हुआ था, स्थिर पड़ा हुआ था और वह नदी की तरंगों वाली धारा को रोक करके विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहा था। कहने का भाव यह है कि गंगा की धारा या प्रवाह के मध्य में जो द्वीप बन गया था वह गंगा के प्रवाह को रोक रहा था और गंगा के प्रवाह को रोकने के कारण गंगा की जल धारा विपरीत दिशा में बह रही थी। वह कौन वियग क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज विरह शोक छाया की को विलो। गंगा नदी के तटवर्ती प्रदेश में रात्रि के समय वह कौन सा पक्षी था जो व्याकुल होकर के विरह व्यथा को हरने के लिए निरंतर उड़ रहा था। कवि स्वयं उत्तर देता हुआ कहता है कि वह चकवा पक्षी था जो कि अपनी प्रीतमा चकवी से बिछुड़ जाने से अति दुखी हो रहा था और अंधेरे में चकवी की काली छाया को देखने से भ्रमित होकर के लगातार इधर से उधर उड़ रहा था और अपनी चकवी की तलाश कर रहा था। वह कौन वियग क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज विरह शोक छाया की को विलोक। यहाँ कवि कह रहा है कि गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग में रात्रि के समय वह कौन सा पक्षी था जो अपनी मन की व्यथा को, अपनी वियोग व्यथा को भरने के लिए निरंतर उड़ रहा था। और उसका उत्तर देते हुए कवि स्वयं कहता है कि वह चकवा पक्षी था जो कि अपनी प्रीतमा चकवी से
व्याकुल चकवी से विछुड़ जाने से अति दुखी होकर के उड़ रहा था और अंधेरे में चकवी की काली छाया को देखने से भ्रमित होकर के लगातार इधर उधर उड़ता हुआ अपनी चकवी की तलाश कर रहा था। यहाँ कवि ने दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। सोया धारा में एक द्वीप, यहाँ उपमा अलंकार है। उसके अलावा जो यहाँ अंतिम पद में कि वह कौन वियग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक साया की को विलोक स्व प्रश्नोत्तर शैली है, प्रश्नोत्तर शैली है और कवि स्वयं इसका उत्तर देता है। इसके अलावा प्रकृतिगत पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और तत्सम शब्दों से युक्त शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है। धन्यवाद।